सबका कमेंट हमको दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट नहीं दिख रहा, सबका कमेंट हमको दिख रहा है। अब आ जाइए गुरुजी लोग, आज से जिस टॉपिक को पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत है, बड़ा टॉपिक है, लगभग लगता है 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन चलेगा। दिल्ली सल्तनत, इसको तो सिलेबस से नहीं हटाया है, इसलिए यहां से प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। जो प्राचीन भारत के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत का ऑब्जेक्टिव का कोई जरूरत ना है, जितना करवाए हैं उतना याद रखिए ना, परीक्षा में क्वेश्चन बन जाएगा। टेस्ट उस्ट देते रहिए आप। अब होगी, आप कमेंट हटाइए, हो पढ़ाना भी है महाराज। क्या दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दीदी जी लोग बतियाइए मत, नहीं तो उठा के 4 गो क्वेश्चन पूछ देंगे, नानी याद आ जाएगा। क्या जी? हाँ, 1 आध गो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं। चलिए बताइएगा। क्या पढ़ाए थे जी? तुर्की मुसलमानों का आक्रमण। अच्छा एक बात बताइएगा, पहला मुसलमान जिसने कुरान का अध्ययन किया? अल। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति? मोहम्मद गौरी का अंतिम सेना अभियान 1205 पंजाब के गखर जाति के खिलाफ। पंजाब के लेक्चर में हम आपको नहीं बताए थे, नोट में था, तो आप लोग नोट नहीं पढ़ते हैं? घर पे जाके पढ़ते हैं? घर पे जाके नोट पढ़िए और निश्चित तौर पर पढ़िए, है दिया हुआ है नोट में। 1206 दिया, हाँ ठीक है, 1206 दिया है, वो भी ठीक है, ठीक है। चलिए अगली बात बताइएगा, किस युद्ध ने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया? तराइन का द्वितीय युद्ध ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा, भारत में पराजित होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान आए? मोहम्मद गौरी ना। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ? 1194 ना। चलिए ठीक। जयचंद को आप लोग याद किए, याद है आप लोग को। चलिए अब जो है, आज से हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और ये लगभग 1 सप्ताह तो चलेगा ही, 6 से 7 दिन तो चलेगा ही। देखिए मोहम्मद गौरी, चीजों को अब आप समझिएगा ध्यान से, अब सब चीज छोड़ दीजिए, समझिए। मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध को जीतकर भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना किया। और जब उन्होंने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना कर ली, तो मोहम्मद गौरी ने भारत के भीतर, उत्तरी भारत पर जो कब्जा किया था मोहम्मद गौरी ने, उत्तरी भारत के अलग अलग क्षेत्र मोहम्मद गौरी ने, उत्तरी भारत के अलग अलग क्षेत्र मोहम्मद गौरी ने अपने अलग अलग गुलामों को दिया, अपने विश्वसनीय लोगों को दिया। इस क्रम में ही मोहम्मद गौरी के ऐसे तो अनेकों गुलाम थे, लेकिन मोहम्मद गौरी के गुलामों में जो मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख गुलाम था, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था याल्दोज और एक था कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाचा। मोहम्मद गौरी के इन 3 प्रमुख गुलामों में सबसे योग्य था कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे योग्य था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्षमता का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह एक गुलाम था और बाद में जाकर एक शासक बन बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, एक दास था, लेकिन अपनी योग्यता और सैन्य क्षमता के बल पर शासक बन बैठा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। मतलब ये वैसा ही है जैसे ये मेरे अधीन काम करता है, गुलाम है नहीं, मेरे अधीन काम करता है, मेरे इशारे पे काम करता है। हम बोलेंगे क्लास स्टार्ट तो स्टार्ट, क्लास बंद तो क्लास बंद। लेकिन
अगर मान लिया जाए कल के डेट में ये आकर के बोर्ड पे पढ़ाने लगे, है कि ना, तो मतलब उसमें क्षमता है। वो वहां पर बैठ करके सिर्फ सिस्टम को नजर नहीं दे रहा था, बल्कि वो हमारे लेक्चर को भी सुन रहा था, उसको उतार रहा था अपने जीवन में, समझ गए। तो कहीं ना कहीं उनमें योग्यता होगी तो ना, अगर उनमें योग्यता होगी तो वो ऐसा कर सकता है। एक टीचर का एग्जांपल देते हैं, हमारी फील्ड का है नहीं, ऐसे हम नहीं बोलेंगे, नहीं टीचर का नाम कभी आज तक लिए नहीं, लेंगे नहीं। जब हम आईआईटी का तैयारी करते थे, फिजिक्स एक टीचर से पढ़ते थे, मुसल्लपुर हाट में पढ़ाता था, उसके ऊपर में बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता था। बायोलॉजी के काफी शानदार टीचर थे अपने समय के। अच्छा, आवाज नहीं जा रहा, तो खैर ये कोई बहुत बड़ा चीज हम थोड़े बोल रहे हैं कि आवाज सुनाइए देना चाहिए। तो बायोलॉजी के एक बहुत बड़े टीचर थे अपने समय के, अब तो नहीं, अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन अपने समय के बहुत अच्छे टीचर थे। हमारा भाई भी वहां से पढ़ के डॉक्टर बना है। तो जो है आपको बायोलॉजी के टीचर का एक असिस्टेंट था, और बायोलॉजी के टीचर के यहाँ फिजिक्स भी पढ़ाने के लिए आता था, और वो फिजिक्स सीख करके फिजिक्स पढ़ाने लगा, और हमको लगता है 2011-12 का फिजिक्स के क्षेत्र का स्टार टीचर बना, और अभी भी उसका अस्तित्व है, अभी भी फिजिक्स पढ़ाता है। तो उसमें योग्यता था, तो वो जो है यानी चीजों को अपने ऊपर उतारा, मेहनत किया और टीचर बन गया, अभी करोड़ों अरबों में खेल रहा है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं उनमें योग्यता थी, इसलिए वो, अगर इनमें योग्यता होगा तो ये भी कर सकता है। चलिए, शांत रहिए ना जी। अरे आप लोग काहे बकाते हैं इतना ज्यादा? पानी गिर गया, गिरने दीजिए, बम मारा, मारने दीजिए। आप लोग ऐसे मत कीजिए महाराज। तो क्या बता रहे थे जी, कहां चले गए? हाँ, बता ये रहे थे हम, एबक की सैन्य क्षमता और योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता है। एबक अपनी योग्यता और सैन्य क्षमता के बल पर एक गुलाम से एक शासक तक बन बैठा, और एबक को ही, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है। तो जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया, वह दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था। 1526 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था, अर्थात जो दिल्ली सल्तनत का कालखंड है वह है 1206 से 1500। दिल्ली सल्तनत का जो कालखंड है वह है 1206 से 1500, और यह जो कालखंड है, इस कालखंड में कोई एक राजवंश और कोई एक राजा नहीं, बल्कि 5 राजवंश और अनेकों राजाओं ने शासन किया। 5 राजवंश और अनेकों राजाओं ने शासन किया, और जो 5 राजवंश शासन किया था, वो 5 राजवंश था गुलाम वंश, जिसका शासन 1206 से लेकर 1290, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी। दूसरा आपको खिलजी वंश, जिसका शासन 1290 से लेकर के 1320, 1290 से लेकर 1320। और तीसरा तुगलक वंश, जिसका शासन रहा है 1320 से 1400, 1320 से 1414। और फिर सैयद वंश, जिसका शासन रहा है 14 से 1451। और सबसे अंतिम रहा है लोधी वंश, 1451 से 1526। अब जब आप जोड़ घटाव करेंगे तो आपको यह पता चलेगा, गुलाम वंश का शासन 84 वर्षों तक रहा है, 84 वर्षों तक रहा है। खिलजी वंश का शासन 30 वर्षों तक रहा है। तुगलक वंश का शासन लगभग 94 वर्षों तक रहा है। कितना वर्ष? 94 वर्षों तक रहा है। सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक रहा है, घटाइएगा 37 आ जाएगा। लोधी वंश का शासन 6 में से 1 जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी 75 वर्षों तक रहा है। कितने वर्षों तक? 75। भागो ना जी। भाग जाएगा सब, चिंता क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके नजरों के सामने है कि कौन सा राजवंश कितने वर्षों तक शासन किया। इसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि सबसे अधिक वर्षों तक किसका शासन रहा है और सबसे
कम वर्षों तक किसका शासन रहा है? तो इसको देख करके हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक वर्षों तक तुगलकों का शासन, सबसे अधिक वर्षों तक तुगलकों का शासन, और सबसे कम वर्षों तक खिलजियों का शासन, सबसे कम वर्षों तक खिलजियों का शासन। अब यहां पर दो बात, एक बात यह कि ये जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले 5 राजवंश है, इस 5 राजवंशों का क्रम आप याद रखिएगा। पूर्वावलोकन से हम आपको होमवर्क करवाते हैं, वो पलट करके देखिएगा। किसी परीक्षा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश का शासन पहले रहा है, उसके बाद किसका रहा है, उसके बाद किसका रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए यहां पर जो है आपको इन राजवंशों के शासन के कालक्रम को आपको याद रखना है, इन राजवंशों के शासन के कालक्रम को जो है आपको याद रखना है। बात क्लियर? इसके बाद अब देखिएगा, सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया है, तो सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश को ही पढ़ते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश। एक तो पहली बात यह है कि गुलाम वंश के नाम को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है, बड़ी मतभेद है। गुलाम वंश के नाम को लेकर विद्वानों के बीच जो मतभेद है वह इस बात को लेकर मतभेद है कि आखिरकार गुलाम वंश को गुलाम वंश कहना उचित होगा या अन्य कोई राजवंश कहना उचित होगा, अन्य कोई राजवंश कहना उचित होगा। तो एक तो पहली बात यह है, जो गुलाम वंश है इसको दास वंश भी कहा जाता है, या इसको इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है, इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है, या फिर इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है, ममलूक वंश भी कहा जाता है। इन तमाम नामों से इस राजवंश को जाना जाता है, लेकिन इस राजवंश का जो सबसे उपयुक्त नाम है वह है ममलूक वंश। इस राजवंश का जो सबसे परफेक्ट नाम है वह है ममलूक वंश। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए, क्यों इसका नाम गुलाम वंश या दास वंश क्यों नहीं है परफेक्ट नाम? इसका परफेक्ट नाम इलबरी तुर्क वंश क्यों नहीं है? इसका परफेक्ट नाम ममलूक वंशी क्यों है? और एनसीईआरटी पढ़िएगा, जहां तक हमें स्मरण है तो उसमें ममलूक वंश ही दिया है, एनसीईआरटी में ममलूक वंश ही दिया है। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि इस वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन तक शासक हुए। इन शासकों में हर शासक एक दूसरे का गुलाम नहीं था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना था, वह उसका बेटा था, वह उसका गुलाम नहीं था। और कुछ इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह नहीं था। इसको लेकर के भी बड़ी विवाद है, समझ गए? फिर एक तो आराम शाह गुलाम नहीं था किसी का, दूसरी बात रजिया सुल्तान किसी की गुलाम नहीं थी, और भी कई सारे शासक हैं जो किसी का गुलाम नहीं था। लेकिन इस वंश में ऐबक से लेकर बलबन तक जो शासक हुए, उन शासकों में 3 प्रमुख शासक हुआ, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। ये तीनों शासक गुलाम था, और यही कारण है कि इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो प्रमुख शासक एक दूसरे के गुलाम थे, इसी वजह से इस राजवंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश, गुलाम वंश भी कहा जाता है। और गुलाम वंश क्यों नहीं कहा जाता है? तो गुलाम वंश इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि गुलाम वंश इसलिए उपयुक्त नाम नहीं है क्योंकि इस वंश के हर शासक एक दूसरे के गुलाम, इसलिए नहीं कहा जा सकता। गुलाम या दास एक ही बात है। इलबरी तुर्क, इस वंश के कुछ शासक इलबरी तुर्क वंश के थे, लेकिन इस वंश के सभी शासक इलबरी तुर्क वंश के नहीं थे। जैसे ऐबक इलबरी तुर्क वंश का नहीं था, बलबन इलबरी तुर्क वंश का नहीं था। मुख्य तौर पर इस वंश के जो शासक इल्तुतमिश हुए, इल्तुतमिश और उनकी पुत्री रजिया सुल्तान जो शासिका बनी, ये दोनों इलबरी तुर्क वंश की थी, थे और थी। तो इस वंश को इलबरी तुर्क वंश भी कहना उचित नहीं होगा। इस वंश को ममलूक वंश कहना ज्यादा उचित होगा। और इस वंश को ममलूक वंश जो नाम दिया गया है वह दिया गया हबीबुल्लाह। समझिए किसके द्वारा? हबीबुल्लाह। आखिरकार इसे ममलूक वंश क्यों कहा जाता है? देखिए, ममलूक 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 का अर्थ क्या होता है? ममलूक का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिएगा। स्वतंत्र माता पिता के संतान, स्वतंत्र माता पिता के संतान अगर परिस्थिति अनुकूल किसी का गुलाम बन जाता है। स्वतंत्र माता पिता के संतान अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिस कारण वह किसी का गुलाम बन गया, जिस कारण वह किसी का गुलाम बन गया,
और फिर उस गुलामी के दौर में रहते हुए भी अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर शासक तक बन बैठा। इस प्रकार के लोग को ही ममलूक कहा जाता है। इस प्रकार के लोग को ही ममलूक कहा जाता है। और इस वंश के अधिकतर शासक ऐसे हुए जो स्वतंत्र मां बाप का संतान था, लेकिन परिस्थिति ने उसे गुलाम बना दिया। लेकिन उस परिस्थिति को भी वो भेद दिया और गुलामी के दौर में रहते हुए भी उसने अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर शासक जैसे पद पर आसीन हो बैठा। अधिकतर शासक इस वंश में ऐसे ही हुए। यही कारण है इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम ममलूक वंश दिया जाता है। अब खैर छोड़िए, बताने का उद्देश्य यह था कि कभी कताल पूछ देता है, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा है और हम हमेशा क्वेश्चन बैंक देखते रहते हैं। जो चीज पूछता है उस पर निश्चित तौर पर हम आपका ध्यान दिलाते हैं। तो पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। नाम की तो बारी खत्म हो गई। अब यह जो ममलूक वंश है या गुलाम वंश है या दास वंश है या जो भी है, इस वंश की स्थापना इस वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाचा, इन तीनों में सबसे योग्य ऐबक निकला। ऐबक सबसे योग्य कैसे निकला? तो ऐबक सबसे योग्य ऐसे निकला जैसे ही मोहम्मद गौरी के निधन की सूचना मिली ऐबक को, ऐबक घोषणा कर दिया, पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। पूरे उत्तर भारत पर कब्जा करने की घोषणा ऐबक ने कर दिया। और ऐबक का 2 प्रतिद्वंदी था, याल्दोज और कुबाचा। याल्दोज और कुबाचा, यही 2 प्रतिद्वंदी था ऐबक का। ऐबक ने इन दोनों के साथ वैवाहिक नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? वैवाहिक नीति अपनाई। ऐबक याल्दोज के पुत्री से विवाह कर लिया, यानी ऐबक याल्दोज को अपना ससुर बना लिया। अब करते रहो विरोध। तो ऐबक जो है याल्दोज की पुत्री से विवाह कर लिया, पहला काम ही किया। उसके बाद कुबाचा उछल रहा था। कुबाचा का विवाह अपनी बहन से करवा दिया, बना लिया अपना जीजा। ठीक है। तो ये जो वैवाहिक नीति था, जैसे ऐबक ने अपने आप को मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी घोषित किया ना, मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी घोषित किया, यही दोनों सबसे ज्यादा उछल रहा था। तो एगो को ससुर बना लिया, एगो को जीजा बना लिया। याल्दोज को ससुर बना लिया, कुबाचा को अपना जीजा बना लिया। कहा सब चीज तो आप ही का है, मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं है। और इस वैवाहिक नीति के तहत ऐबक ने अपने समय होने वाले विद्रोहों को विद्रोह होने से पहले ही दबा दिया। ये दोनों विद्रोह करता, हम भी तो मोहम्मद गौरी का गुलाम है, तू तो गुलामे था, तू कैसे राजा बन बैठा? तो कुशल वैवाहिक नीति के तहत ऐबक ने अपने शासन में होने वाले विद्रोह को दबा दिया और फिर ऐबक शासक बन बैठा। ऐबक जब शासक बन बैठा तो ऐबक बड़ी दयालु शासक था और ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाकर ही शासन किया। ऐबक वही काम किया जैसा मोहम्मद गौरी चाहता था। जैसे मोहम्मद गौरी ने लाहौर को अपना केंद्र बिंदु बनाकर शासन किया था, ऐबक कहा हमारे मालिक जिस शहर को केंद्र बिंदु बनाकर शासन किए थे, हम उसी को केंद्र बिंदु बनाकर शासन करेंगे। और ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर ही शासन प्रशासन किया। लाहौर में ही ऐबक रहा करता था। ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। कहा ना, हम सुल्तान उल्तान ना है। अगर वो सुल्तान की जानते हैं उपाधि क्यों नहीं धारण किया, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, हर इतिहास में कोई भी घटना घटित हुआ है, जैसे साइंस में कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, इतिहास में भी कोई भी घटना घटित हुई है उसका कारण है। पटना के इतिहास के टीचर ही इतिहास को बोरिंग सब्जेक्ट बना दिया है, उसको सिर्फ बताता है डाटा है। ऐबक इसलिए भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया कि लोगों को यह ना लगे कि ऐबक अहंकारी हो गया है। ऐबक नहीं चाहता था कि उनके समय विद्रोह का स्वर उठे, विद्रोह का कोई भी स्वर उठे। ऐबक को आभास था
कि अगर हम सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे तो मोहम्मद गौरी के जो हमसे भी ज्यादा करीबी है वो विद्रोह न कर दे। इसलिए ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं किया। ऐबक का हम सिपह सलार हैं, हम मोहम्मद गौरी के एक सिपाही हैं, एक सच्चा सेवक हैं, एक सच्चा सिपाही हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं हैं। और इतना ही नहीं, अपने नाम का सिक्को नहीं चलाया, कहा मोहम्मद गौरी का जो सिक्का है वही चलेगा। ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सब चीज एज इट इज ऐबक चलने दिया। ऐबक ने ना सुल्तान की उपाधि धारण की, ना सिक्का चलाया, ना खुतबा पढ़वाया। जैसे जो चल रहा था वैसे ऐबक ने चलने दिया, वैसे ऐबक ने चलने दिया। और ऐबक कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही जाने, हमको तो पता नहीं। लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि ऐबक कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उठ जाइए गुरुजी, आगे में बैठ के सो रहे हैं, शोभा नहीं न दे रहा है। उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। संस्कार नहीं है, मम्मी पापा कुछ हो संस्कार ना सिखाए हैं, कुछ हो तो सिखाए होंगे, नहीं सिखाए तो सीखिए। अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, समझे? सीख गए, इसको रूम में जाकर के लिख लीजिएगा। और क्लास में सोना नहीं चाहिए, खड़ा रहिए आराम से, 5 मिनट खड़ा रहिएगा, नींद तो तिरी से बाहर बड़ा ही चला जाएगा, क्या चिंता करते हैं। चलिए अब आइएगा आगे। ऐबक शासन प्रशासन करना शुरू किया। ऐबक के विषय में कहा जाता बड़ी दयालु शासक था, बहुत दयालु शासक था। और ऐबक लाखों में दान दिया करता था, लाखों में दान दिया करता था। कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, लाखों में दान दिया करता था, जिस वजह से ऐबक को कुरान का और लाख बख्श भी कहा गया है। और ऐबक अपना दिनचर्या कुरान के अनुकूल सजा के रखा था। ऐबक अपना दिनचर्या कुरान के अनुकूल सजा कर रखा था। और कुरान की ही शिक्षा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने दिया था। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को 5 बात का अनुपालन करने को कहा था, याद है कुछ? एक दिन में 5 बार नमाज अदा करना है, हज पर जाना है, कलमा पढ़ना और जकात नामक कर देना, यही सब ना था। तो हल्ला मत कीजिए। तो आपको जो है ऐबक कुरान के अनुकूल अपने दिनचर्या को सजाए हुए था। एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ता था, एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ता था, जिस कारण उसको सच्चा मुसलमान भी कहा गया है। सच्चा मुसलमान भी ऐबक को कहा गया है। एक सच्चे मुसलमान की भांति ऐबक एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, 5 बार नमाज अदा करता था। ऐबक शासन प्रशासन में तो रुचि लिया ही, लेकिन ऐबक कला प्रेमी भी था। ऐबक कला प्रेमी भी था। यह बात इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि ऐबक ने कई सारे भवनों का निर्माण करवाया। और कहा जाता है कि भारत के भीतर प्रथम मुस्लिम शासक ऐबक हुआ जिसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण करवाना शुरू किया, मस्जिद सबका निर्माण करवाना शुरू किया था। ऐबक ने दिल्ली के मेहरौली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। और ऐबक अपना आदर्श माना करता था, एक बहुत बड़े सूफी संत थे, उसका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी को ऐबक अपना गुरु मानता था। ऐबक ही नहीं बल्कि इल्तुतमिश भी अपना गुरु मानता था, इल्तुतमिश भी अपना गुरु मानता था। और इस बख्तियार काकी के स्मरण में ही ऐबक ने दिल्ली के भीतर कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और वह उसे 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन जो है आपको 4 मंजिला बनने से पहले ही लाहौर में चौगान या पोलो नामक खेल खेल रहा था, घोड़ा पर चढ़कर। अरे ये होता क्या है, घोड़ा पर चढ़ के हॉकी स्टिक टाइप का होता है, उस बॉल को मारना होता है। हाँ, पोलो या चौगान वही बात है। तो चौगान खेल रहा था और चौगान खेलते समय ही जो है घोड़ा से गिर गया, घोड़ा से गिर गया। पहले वो घोड़ा पे चढ़ा हुआ था, बाद में घोड़ा उस पे चढ़ गया। हुआ ये कि बुरी तरह घायल हो गया और बेचारा के लिए कयामत की रात आ गई, या उनका निधन हो गया, उनका निधन हो गया। ऐबक की अगर हम लोग बात करें तो ऐबक ने
जो दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, वहां पर जो है आपको वहां पर दिल्ली के भीतर जो है जैन मंदिर हुआ करता था, और जैन मंदिर को तुड़वा करके कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, जिसे मुस्लिम शासकों के द्वारा बनवाया गया प्रथम मस्जिद माना जाता है दिल्ली के भीतर। और फिर राजस्थान के अजमेर में संस्कृत कॉलेज था, उसको तुड़वा करके 2.5 दिन में एक झोपड़ा बनवाया जो मस्जिद था, एक प्रकार का मस्जिद था। तो मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को, विद्यालयों को तोड़कर मस्जिद बनवाया। इसके प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण है, शासकों ने लिखा है। यानी उन लोग को लग रहा था ये तो गर्व की बात है कि हम मंदिर को तुड़वा रहे हैं, छाती चौड़ा करने की बात है कि हम मंदिर को तुड़वा रहे हैं और मस्जिद बनवा रहे हैं। लेकिन ऐबक को पता नहीं था एगो मोदी आएगा, सब मस्जिद को तोड़ेगा, फिर से मंदिर बनाएगा। पता होता तो ये काम नहीं करता, वो सब पते नहीं था, समझे। और बात भी सही है जी, अरे देश हिंदुओं का देश है, राम का देश है, कृष्ण का देश है, तो राम मंदिर अयोध्या में क्यों नहीं? एकदम राम मंदिर अयोध्या में बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए, समझ गए। अब देखिएगा, अब आगे आइएगा गुरुजी लोग। ऐबक मर गया 1210 में। कब मर गया? 1210 में ऐबक का निधन हो गया। ऐबक के निधन होने के बाद ऐबक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आराम शाह बना। कौन बना? आराम शाह बना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह उसका बेटा था, कुछ कहता है ना बेटा नहीं था। अब जो भी था उससे हमको क्या मतलब, लेकिन हाँ कंपटीशन को इस बात से मतलब है कि ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना है। तो याद रखिएगा आराम। अब बहुत विद्यार्थी इल्तुतमिश मार के आ जाता है, तो इल्तुतमिश नहीं बल्कि क्या होगा? आराम। क्या होगा? बात क्लियर? हाँ, यही बात याद रखिएगा। बाद बाकी नहीं हो इसके विषय में कुछ याद, कुछ करबे नहीं किया तो क्या याद रखिएगा? कुछ करिएगा तब ना याद रखिएगा। नामे है आराम शाह, भोग और विलासी प्रवृत्ति का था, समझ गए। शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं था, एकदम से नहीं था, अयोग्य था, अयोग्य शासक साबित हुआ। इस समय ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश, और ऐबक उसको अपना दामाद भी बना लिया था। ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश, और ऐबक उसको अपना दामाद भी बना लिया था, इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, और ऐबक का अगर बेटा इसको मान लीजिएगा तो इल्तुतमिश इसका जीजा हो गया। सॉरी नहीं, हाँ जीजा, हाँ सही है, इल्तुतमिश इसका जीजा हो गया। हाँ आराम शाह का, हाँ आराम शाह का। तो इल्तुतमिश जो है अपने साले आराम शाह का जीजा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का साला आराम शाह। इल्तुतमिश अपने साले आराम शाह को मौत के घाट उतार दिया, दिल्ली के जड़ नामक स्थान पर। देखिए कहा जाता है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है, यहां पर हो रहा है सारी खुदाई एक तरफ, गद्दी प्रेम एक, जैसे नीतीश कुमार। कुछ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश, समझे। तो आराम शाह को इल्तुतमिश मौत के घाट उतार दिया, साला जीजा सब खत्म, और फिर शासक बना इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश। और जो इल्तुतमिश है इनका शासन है 1211 से 1200। अब गुरुजी लोग हम चाहेंगे कि इतना आप पढ़िए तब इल्तुतमिश पर आएंगे, ठीक है। इतना पढ़िए, इतना याद करवा देंगे तब इल्तुतमिश पर आएंगे, ठीक है। जल्दी पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, इधर उधर करने नहीं बोले हैं। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी पढ़ने बोले हैं, और ऊपर वाले क्लासरूम में जो क्लास कर रहे हैं आपको भी पढ़ने बोले हैं। पानी पीने नहीं बोले हैं, इधर उधर करने नहीं बोले हैं आप लोग को।
गुरुजी लोग पढ़ लिए? आ जाइए तो। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, नाम से जैसे होता क्या है, किसी के नाम से जो नमाज अदा किया जाता है ना, उसी को खुतबा कहा जाता है। आइए आइए तो एक सेकेंड। दिल्ली सल्तनत का कालखंड कब से कब तक? 1206 से। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या वंश शासन किया? सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद क्लियर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला प्रथम वंश, अंतिम वंश। सबसे अधिक वर्षों तक शासन किसने किया? सबसे अधिक वर्षों तक, सबसे कम वर्षों तक। अच्छा, गुलाम वंश को किस किस नाम से जाना जाता है? इसका सबसे उपयुक्त नाम, यह नाम किसने दिया है? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? मोहम्मद गौरी का क्या गो प्रमुख गुलाम? कौन कौन? ऐबक याल्दोज और ऐबक याल्दोज, और जिसमें मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी कौन बना? ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? सुल्तान की उपाधि धारण किया? नहीं ना। सिक्का जारी किया? खुतबा पढ़वाया? नहीं ना। अच्छा, मलिक या सिपा सलार की उपाधि धारण किया? हाँ ना। कुरान खां की उपाधि धारण किया? कुरान खां की उपाधि लाख बख्श कहा जाता है? कहा जाता है ना जी। भारत के भीतर इस्लामी स्थापत्य कला का जनक ऐबक को माना जाता है? माना जाता है ना जी। माना जाता है। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? किसने? दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? ऐबक ने ना। अच्छा, राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। क्या है? क्या है? इसके बाद कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? किसने? किसके स्मृति में? किसके स्मृति में? क्या वो उसको पूरा करवा पाया था? नहीं ना जी। कुरान खां किसे कहा जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? ऐबक को ना। चलिए, ऐबक का निधन कब हुआ? 1200। कौन खेल खेलते सब? चौगान ना। अच्छा, ऐबक का उत्तराधिकारी, ऐबक का उत्तराधिकारी बहराम शाह की हत्या किसने कर दी? सॉरी, आराम शाह का उत्तराधिकारी, आराम शाह का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। याद हो गया ना इतना? अब सुनिए, समझिए। हाय, क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ हो? अरे जो बोलना है उठ के खड़ा होकर के बोलिए। हाय, क्या? उसको जब मार दिया, एक मिनट, कौन? इल्तुतमिश। उसको मार दिया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, कहा मैं सुल्तान। ठीक है, हाँ बैठ जाइए। अच्छा, ये कौन क्वेश्चन हुआ? अरे उसको मार दिया, कहा हम है सुल्तान। ठीक है, हम है, तो इसमें ये कौन क्वेश्चन हुआ? है महाराज, ऐसा कोई जरूरी थोड़े है जी कि जो बेटा है वही सुल्तान बनेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो योग्य है वो शासक बनेगा, जो योग्य है शासक बनेगा। इल्तुतमिश योग्य था, पराजित किया, सुल्तान घोषित किया, तो इसमें कौन बड़का बात है? ये तो कोई प्रश्न पूछने वाला सवाल ही नहीं है। कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं पता, मारेंगे मुंह तोड़ दे, खाली फालतू फालतू बात पूछता है। आगे आ जाइए। इल्तुतमिश का शासन काल है 1211 से 1236। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने राजधानी को एक मिनट सॉरी। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना, अपने आप को सुल्तान घोषित किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी स्थानांतरित किया, राजधानी स्थानांतरित किया। इन्होंने अपनी राजधानी
लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया। लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर ऐबक ने शासन प्रशासन करना शुरू किया। इल्तुतमिश दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर इल्तुतमिश शासन प्रशासन करना शुरू किया। जब दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया तो दिल्ली के शासक वर्ग के लोगों ने इसको सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और दिल्ली के लोगों ने कहा ये तो गुलाम का भी गुलाम है, गुलामों का गुलाम है, ये तो गुलाम का भी गुलाम है, अर्थात ये गुलामों का गुलाम है, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद। तो दिल्ली के लोगों ने इसको गुलामों का गुलाम कहते हुए इसको अपना शासक मानने से इनकार कर दिया, इसको अपना शासक मानने से इनकार कर दिया, इसको अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। इनके खिलाफ विद्रोह होने लगे थे। जब इनके खिलाफ दिल्ली के भीतर विद्रोह होने लगे थे, विद्रोह के स्वर उठने लगे थे, तो इन्होंने अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबाने हेतु 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। इनके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया और इन्होंने 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन बनाया इसको चालीसा दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालीसा दल कहा जाता है, या इसी को तुर्कान चिहलगानी कहा जाता है। तुर्कान चिहलगानी कहा जाता है। तुर्कान चिहलगानी में इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय लोगों को सदस्य बनाया और इस चालीसा दल के मदद से ही इल्तुतमिश ने अपने समय हो रहे विद्रोहों का दमन कर दिया। इस चालीसा दल के मदद से ही इल्तुतमिश ने अपने समय हो रहे विद्रोहों का दमन कर दिया। जब इल्तुतमिश अपने समय हो रहे विद्रोहों के दमन करने में सफल हो गए तो इससे बगदाद के खलीफा मुस्तान सिर बिल्लाह काफी खुश हुआ और कहा बस मैं तुम्हें सुल्तान मानता हूं। और फिर जब खलीफा ने इनको सुल्तान मान लिया तो अब पूरे भारत के मुसलमानों को इनको सुल्तान मानना था। जब खलीफा इनके सामने झुक गया तो फिर बाद में की आम जनता का क्या औकात है कि ना। हाँ, जब पुष्पा टकलू को झुका दिया, कौन पद पर था जी वो? एसपी, डीएसपी क्या था? एसएसपी को झुका दिया तो इंस्पेक्टर सिपाही का क्या औकात। तो लेकिन गजब एटीट्यूड दिखाया है उस मूवी में हीरो का, ठीक है। वैसा एटीट्यूड पॉसिबल ना है, आम जीवन में पॉसिबल ना है, समझे। वैसा रहिएगा मार दिए जाइएगा, समझे। चलिए आगे आइएगा। तो तुर्कान चिहलगानी की मदद से उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। इससे बगदाद के खलीफा भी काफी प्रसन्न हुए और इन्हें सुल्तान मान लिया। और इन्होंने जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया तथा बगदाद के खलीफा ने भी इन्हें सुल्तान मान लिया। ये दो कारण है जिस वजह से इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। तो आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहिएगा? इल्तुतमिश। और जानते हैं इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। तुर्क में भी कई प्रकार के प्रजाति होते थे, जैसे ब्राह्मण में ही देख लीजिए बहुत सारा है, समझिए, सांडिल्य है, वत्स है, और भी बहुत सारा है, जो भी है छोड़िए ना। तो इनको ये जो है इलवरी तुर्क थे और फिर ये अपने समय हो रहे विद्रोह को दबा दिए और फिर मजे में शासन प्रशासन करने लगे। जब ये शासन प्रशासन कर रहे थे तो शासन प्रशासन करने के क्रम में इन्होंने कई सारे कार्य किए और शासन प्रशासन करने के क्रम में जो इन्होंने कई सारे कार्य किए, इनके कार्यों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि इल्तुतमिश भी बख्तियार काकी को अपना आदर्श मानता था।
इल्तुतमिश भी बख्तियार काकी को अपना आदर्श मानता था और बख्तियार काकी के स्मरण में ही ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और ऐबक उसे बनाना चाहता था 4 मंजिला, लेकिन क्या वो बना पाया था? नहीं बना पाया था, नहीं बना पाया था। जिस वजह से सबसे पहला कार्य जो अस्थिर होने के बाद इल्तुतमिश ने किया वह यह किया कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। पहला कार्य उन्होंने यह किया। इसके बाद आप जानते ही हैं कि ऐबक तो कोई सिक्का अपने नाम का चलाया नहीं और आराम शाह तो बिलासी था, उनको तो भोगे बिलास से टाइम नहीं मिलता था कि वो सिक्का फिक्का चलवा पाए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले सिक्का इन्होंने ही जारी किया और इन्होंने जो सिक्का जारी किया उसे शुद्ध अरबी सिक्का कहा जाता है। तो इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। इन्होंने जो शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया उसमें चांदी के सिक्का को टंका और तांबा के सिक्का को जीतल। चांदी के सिक्का को क्या कहा गया? टंका। चांदी के सिक्का को टंका और तांबा के सिक्का को जीतल। तांबा के सिक्का को जीतल कहा गया। दूसरा काम इनका ये हुआ। फिर इसके बाद जब ये शासक बने तो बंगाल में एक मुस्लिम शासक शासन किया करता था, उसका नाम था गयासुद्दीन आजम खिलजी। सॉरी, दिल्ली बोल दिए थे, बंगाल ना बोल, हाँ बंगाल, सही से, हाँ बंगाल। जब ये दिल्ली के सुल्तान थे तो उस समय बंगाल में एक मुस्लिम तुर्की मुसलमान का शासन था, उसका नाम था गयासुद्दीन आजम खिलजी। दीदी जी लोग, आप लोग बतियाया उतियाया मत कीजिए, पढ़ने आए हैं, ठीक है? तो पढ़िए, हम यही कहेंगे, जब हम बोल रहे हो ना तो आप लोग चीजों को सुनिए, समझे? अब हम इधर देखे या ना देखे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, समझे? तो और क्या बोलेंगे, और तो कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। आप तो देखबे कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास इतना बढ़िया से पढ़ा है। बताइए, एक बात बताइए, आप स्वयं सोचिए, सबसे पहले समझाते हैं, फिर बोलते हैं पढ़ने के लिए यहां पर, फिर याद करवाते हैं, बार बार बोलते हैं रिवीजन कीजिए, लेकिन फिर भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं, समझ गए? तो समझने के लिए तैयार होइए, समझे? और क्या बोलेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, आप ही में से कुछ लड़की थी 80 82 83 लाई ना जी, है, और आप ही में से कुछ है जो 40 42 45 47 लाई, 30 लाई, 12 लाई। तो ऐसा थोड़े है कि जो 80 82 83 लाई वो भी तो आप ही के साथ बैठ के पढ़ती है। तो इसलिए क्लास जब आते हैं ना तो रिक्वेस्ट है, हम आपका पैरों पकड़ लेंगे, समझे? लेकिन क्लास में जो है कंसंट्रेट होकर के चीजों को सुनिए और घर पे जाकर के इसका रिवीजन कीजिए, समझे? देख रहे हैं बहुत लड़की पीछे में जो है हम मेरे नहीं देखने का इधर फायदा उठाती है, उधर बतियाते रहती है अपने में। तो ये सब गलत बात है, मत बतियाइए। क्लास आए हैं पढ़ने के लिए तो क्लास में पढ़िए। आए, शांत रहिए। और आप लोग को बोल देते हैं लड़की से बच के रहिए, समझे? लड़की के चक्कर में पड़े जीवन बर्बाद। तो लड़की के चक्कर में नहीं पड़िएगा, एकदम नहीं पढ़ना है। और लड़की लोग को बोल देते हैं, देखिए यहां पर अधिकतर ऐसी लड़की होंगी जो गांव घर से आई होंगी, भोली होंगी, ज्यादा समझ नहीं होगा आपको। लड़का सब बड़ी बेहुदा होता है, वो आपको अपने जाल में फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा क्या होता है जानते हैं? आप लोगों के लिए आप लोगों का इज्जत सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा आप लोगों के लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। और आज की लड़की तो अजीब टाइप से सोचती है, वो एगो बॉयफ्रेंड रखेगी घर के लिए, एगो शॉपिंग के लिए, एगो बेड के लिए। बड़ी अजीब हाल है। तो ये सब चीज से बचिए और एक बार सफल हो जाइए, बाबू सोना करते रहिएगा जीवन भर। चलिए, हाल फिलहाल में जानते हैं, बोलना नहीं चाहिए, बोल रहे हैं, ठीक है? हाल फिलहाल में जो है एक संस्थान की ही लड़की थी, उसके साथ ऐसा हुआ कि जो है बहुत गलत कांड हुआ। और देखिए, जब भी कुछ भी होता है ना तो मर्जी दोनों का होता है, ठीक है? मर्जी दोनों का होता है। तो फिर वो मामला मेरे पास आया और हमारे पास जो भी पढ़ती है हम बोलते भी हैं, दीदी जी, बहन जी, जो भी होता है हम बोलते हैं, और सब लड़की को हम अपना बहन मानते भी हैं। तो वो लड़की और उसका भाई मेरे पास आया, बोला सर ऐसे ऐसे हो गया है, देखिए ना गलती तो हमसे हो गया। लड़की भी गलती एक्सेप्ट की, ठीक है, गलती तो हम कर दिए हैं, अब ऐसा ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हुआ था।
तो फिर हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, अब सब चीज बताना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो फिर जो है दखल दिए, हम चीजों को सॉर्ट आउट करवा दिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि देखिए, प्रेम करना गलत बात नहीं है, ठीक है, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन 72 को से प्रेम करना गलत बात है। प्रेम कीजिए, आप एक रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 72 को रखिएगा तो दिक्कत है ना जी। 72 को रखिएगा तो फिर जो है आप भी डिस्टर्ब रहिएगा, तो 72 को भी डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए एगो रखिए, मजे से जिंदगी जिए। और जानते हैं, एगो स्टाफ था मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है, मेरा जो मैनेजमेंट है, हम अपने मैनेजमेंट के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, हमको पैसा से बहुत ज्यादा लगाव ना है। अगर आप हमको थोड़ा सा भी करीब से जानते हैं तो आपको पता होगा कि पैसा से बहुत ज्यादा लगाव हमको नहीं है। हमारा स्टाफ जितना हिसाब करके देता है हम रख लेते हैं। आपको विश्वास होगा, 3 महीना में एगो स्टाफ मेरा 25 लाख का गमन कर लिया। विश्वास होगा। और वो ऐसा कारनामा किया है ना कि उसका जो पर्दा खुल रहा है ना, तो मेरा दिमाग जो है ना, क्या बताएं हम आपको, ठीक है। अब क्या बताएं, हम बता नहीं सकते हैं, ऐसा कारनामा उसने किया है। तो वही हम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से कि हम हमेशा पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान दिए हैं और मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, जिस वजह से ये सब हो गया। लेकिन अब कभी कभी लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अब मैनेजमेंट बड़ा हो गया, मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अब समझिए, 3 महीना में 25 लाख का गमन कर दिया, ठीक है। उसके रूम से रसीद पकड़ाया है, 25 लाख तो जुड़वाए हैं, और भी रसीद इधर उधर करके रखा है। 3 महीना में 25 लाख का गमन कर दिया। इसलिए हम सोच रहे थे पैसा उसका काहे ना आ रहा है, समझे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, उसको ये बात पता है कि रोशन आनंद बड़ी जिद्दी आदमी है। वो अगर सोच लिया करना है तो कर देंगे। तो उसको हम ऐसा बात बोले ना, 14 लाख लौटा चुका है, समझे। ऐसा बात उसको बोले, 14 लाख लौटा चुका है और टाइम लिया है। बोल दिया अप्रैल लास्ट होते होते नहीं आया तो आपका क्या होगा वो आप ही जानिएगा, हमको भी नहीं पता है। मेहनत का पैसा है जी, कमाई है, मेहनत का खून पसीना का कमाई है, पैसा कैसे छोड़ देंगे, समझे। तो इस सब चक्कर में मत पड़िए। और हमको कुछ पता चला है इस बैच के विषय में। इस बैच का लड़का जो है इधर उधर कर रहा है लड़की सबके साथ, तो आप सतर्क हो जाइए। और आप जो किसी का सोना बाबू बनते हैं ना, किसी को क्लास का तरह तरह का इंफॉर्मेशन देते हैं ना, आप सतर्क हो जाइए। हम बहुत खत्म आदमी है, आप हमको नहीं जानते हैं। आज जिस रोज हमारे क्लास के लड़की के साथ ऐसा आप लोग कर लिए, उस रोज आपका क्या करेंगे वो आप ही जानिएगा। वो हमको भी नहीं पता होगा कि हम क्या करेंगे आपके साथ, समझे। अफगानी कानून है मेरे पास, आगे आइए, शांत रहिए। वही तालिबानी, उसी को हम अफगानी के तालिबानी जानबूझ करके नहीं किए। चलिए, अब जो है आप इन चीजों को समझिएगा। एगो बात और बोल देते हैं, वो बात बोले बिना सब चीज अधूरा रह जाएगा। कभी भी जो है ना, लड़की के खूबसूरती पर लट्टू मत होइएगा। एक बात आप हमेशा ध्यान, जो लड़की जितनी खूबसूरत वो उतनी भ्रष्ट, समझे। हाँ, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा आप। पहला काम इल्तुतमिश ने यह किया कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को उसने पूरा करवाया। दूसरा काम उन्होंने यह किया कि शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन किया। उन्होंने जो चांदी का सिक्का चलाया उसे टंका, और तांबा का जो सिक्का चलाया उसे जीतल। इसके बाद आपको इल्तुतमिश के समय बंगाल के तुर्की शासक हुआ करते थे। उनका नाम था गयासुद्दीन आजम खिलजी। गयासुद्दीन आजम खिलजी कहा, हम आपको सुल्तान नहीं मानते हैं। इल्तुतमिश को कहा, हम आपको सुल्तान नहीं मानते, हम अपने आप में सुल्तान हैं, हम स्वतंत्र हैं। इल्तुतमिश कहा, तुम मानेगा कैसे ना, मानेगा तो तुम्हारा वो हो। और तब फिर जाकर के इल्तुतमिश 1225 में बंगाल का अभियान किया। और बंगाल का अभियान करके जो है गयासुद्दीन आजम खिलजी को अपनी अधीनता स्वीकार करवाया। ठीक है। इसके बाद इनका जो अगला काम था, उस अगले काम को आप समझिएगा। इनके समय मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण।
और इनके समय मंगोल आक्रमण हुआ था चंगेज खां के नेतृत्व में। चंगेज खां किसके नेतृत्व में? चंगेज खां। चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। देखिए मानचित्र पर आइएगा ना, तो इधर जो है चीन के उत्तर में, यहां पर मंगोलिया है, और चीन के उत्तरी भाग में ही मंगोल नामक एक खूंखार जनजाति रहा करती थी। चीन के उत्तरी भाग में ही मंगोल नामक एक बड़ी खूंखार जनजाति रहा करती थी। खूंखार, हाँ, काफी असभ्य और बर्बर जनजाति थी, बहुत अधिक असभ्य और बर्बर जनजाति थी, बहुत। इस जनजाति के लोग अपने मां का सम्मान करता था, उसके अलावा किसी का सम्मान नहीं करता था, किसी का सम्मान नहीं करता था। और जो मंगोल नेता चंगेज खां था, वो तो अपने आप को कहता था हम ईश्वर का श्राप हैं। एक होता है ईश्वर का वरदान, वरदान अच्छा माना जाता है, वरदान पॉजिटिव वे का शब्द है, और श्राप जो है निगेटिव वे का शब्द है। तो मंगोल नेता चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप या श्राप मानता था, ईश्वर का अभिशाप या श्राप मानता था, श्राप मानता था। तो जो मंगोल नेता चंगेज खां था, वह यह चाहता था कि पूरा मध्य एशिया पर कब्जा करे। मध्य एशिया में उस समय एक राज हुआ करता था ख्वारिज्म, ख्वारिज्म, ख्वारिज्म। और ख्वारिज्म का शासक था मंगबर्नी। ख्वारिज्म का शासक कौन था? मंगबर्नी, मंगबर्नी। ख्वारिज्म का शासक मंगबर्नी था, मंगबर्नी, मंगबर्नी। और ख्वारिज्म का शासक जो मंगबर्नी था, मंगबर्नी के राज पर चंगेज खां आक्रमण किया। मध्य एशिया के अंतर्गत ख्वारिज्म के शासक मंगबर्नी के राज पर चंगेज खां आक्रमण किया। मंगबर्नी को पता था कि वह चंगेज खां से जीत नहीं सकता है, जिस वजह से मंगबर्नी जान बचाकर भागा, जान बचाकर भागा। मंगबर्नी जान बचाकर भागते हुए सिंधु नदी पार करते हुए भारत आ गया, और इल्तुतमिश को कहा हमको शरण दीजिए। इल्तुतमिश को कहा हमको शरण दीजिए, चंगेज खां हमारा पीछा करते हुए आ रहा है, हमको मार देगा। इल्तुतमिश को चंगेज खां के विषय में पता था, तो इल्तुतमिश को लगा कि अगर हम शरण दिए तो मंगबर्नी का तो जो होगा वो होबे करेगा, हमरो वो हाल हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। तो इल्तुतमिश ने मंगबर्नी को कहा ना, माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ते हैं, हमको रहने दीजिए, हमारा घर मत उजाड़िए। तो फिर जो है आपको इल्तुतमिश मंगबर्नी को शरण देने से मना कर दिया। लेकिन चंगेज खां उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया था, सिंधु नदी तक पहुंच गया था। सिंधु नदी पार करने ही वाला था कि चंगेज खां को संदेश मिला कि इल्तुतमिश शरण नहीं दिया। चंगेज खां को जैसे ही पता चला कि इल्तुतमिश शरण नहीं दिया, तो चंगेज खां जो है सिंधु नदी से ही वापस लौट गया। चंगेज खां सिंधु नदी से वापस लौट गया, सिंधु नदी से वापस लौट गया। इस प्रकार हम यह बात कह सकते हैं कि, इस प्रकार हम यह बात कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, दूरदर्शिता और सैन्य क्षमता के बल पर मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया, मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। लेकिन जानते हैं मंगोल लुटेरा था, जैसे महमूद गजनबी लुटेरे ना था जी, तैमूर लुटेरे ना था, तो चंगेज खां भी लुटेरा था, मंगोल आक्रमणकारी भी लुटेरा था। जानते हैं जिस प्रकार से हुन आक्रमणकारियों ने गुप्त साम्राज्य, हुन आक्रमणकारियों ने गुप्त साम्राज्य का विनाश कर दिया, वैसे ही मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत का तो विनाश नहीं कर सका, लेकिन दिल्ली सल्तनत को कमजोर जरूर कर दिया, दिल्ली सल्तनत को कमजोर जरूर कर दिया। और इल्तुतमिश के समय जो मंगोल आक्रमण हुए, वहां से मंगोल आक्रमण लगातार होते गए, लगातार होते गए, साल दर साल मंगोल आक्रमण होते गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुए, फिरोज शाह तुगलक के समय मंगोल आक्रमण हुए। तो मंगोल आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को प्रभावित किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं होता, तो अलाउद्दीन खिलजी इतने महत्वाकांक्षी थे, भारत तक वो रुकने वाला नहीं था। जो इंसान अपने पालन पोषण करने वाले चाचा को मार दिया, अपने ससुर को मार दिया, बाप तो पहले ही मर गया था, वो इंसान कुछ भी कर सकता था गद्दी के लिए, साम्राज्य के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और आगे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम आपको बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना लक्ष्य बनाया था विश्व विजयी करने का। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ है। अगर मंगोल आक्रमण नहीं होता तो अलाउद्दीन खिलजी क्या पता चीनों को जीत लेता,
इधर ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब पहुंच जाता ही। बड़ी सैन्य क्षमता वाला व्यक्ति था जी। महत्वाकांक्षी होना जरूरी है, स्वाभिमानी होना जरूरी है, लेकिन अहंकारी नहीं। स्वाभिमान और अहंकार में थोड़ा सा कई अंतर होता है, समझे? तो स्वाभिमानी बनिए, महत्वाकांक्षी बनिए। महत्वाकांक्षी इन द सेंस की मास्टरवा 100 को क्वेश्चन दिया है, 100 को ने 200 करके जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था। देवगिरी जितना है, देवगिरी तो जितना ही है, खानदेशो अहमदोनगर जितना है। देवगिरी का है, देवगिरी के अलावा खानदेश अहमदनगर ओकरो जितना है। ऐसा था अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे कोई शासक महान थोड़े हो जाता है जी। और ऐसे आप सफल थोड़े हो जाए। 10 लाख फॉर्म गिरने जा रहा है, 10 लाख, एक पर 6 गो जीरो, 6 गो जीरो, एक पर 6 गो जीरो, 10 लाख। और 10 लाख में 25,000 में आना कितना में? 25,000, 2500, सॉरी 2500। 10 लाख में 2500 में आना है। क्या है? दाल भात चोखा है? होमवर्क देते हैं तो रोते हैं, होमवर्क नहीं होता है। तो 2500 में आ भी नहीं पाइएगा, होमवर्क नहीं कीजिएगा तो। ये ऐसनो बात है। जी जान लगा करके होमवर्क कीजिए। बकरी चराने थोड़े आए पटना, लेकिन फिर भी आज से होमवर्क कम करेंगे। चलिए होमवर्क कम करेंगे आज से। ऑनलाइन भी लोग बोल रहा है, ऑफलाइन भी लोग बोल रहा है। जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, तो हम ही गलत हैं। चलिए इसलिए भी होमवर्क कम कर देंगे क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं है, थोड़ा सा सही से हो जाए, ठीक है? बताइए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर किसे बनाया? आए दिल्ली ना। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाए? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश ना। अच्छा, इल्तुतमिश के समय विद्रोह और हो रहा था, विद्रोह हो रहा था ना जी। और इल्तुतमिश के समय जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए इल्तुतमिश ने कौन संगठन किया? चालीसा दल या तुर्काने। चालीसा दल या तुर्काने। तो चालीसा दल या तुर्काने चिहलगानी का गठन किसने किया? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? सुदर्भी सिक्का किसने जारी किया? चांदी के सिक्का को क्या कहा गया? चांदी के सिक्का, तांबा के सिक्का। इल्तुतमिश बंगाल का अभियान किया था ना। कौन था बंगाल का शासक? इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार किया था। मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था, किसके नेतृत्व में? चंगेज। लेकिन उस मंगोल आक्रमण को इल्तुतमिश ने विफल किया, हाँ या ना? एकदम से किया, हाँ किया। क्लियर? कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज। इतना बात क्लियर। इससे आगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अगले क्लास में गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। अब शांत रहिए गुरुजी लोग। एक बात, पहली बात, महत्वपूर्ण सूचना। कल बिट्टू सर नहीं है। सर बोले थे? हाँ हम बोले थे, बोल दीजिएगा, काहे कि जो है हम भूल भी जाते हैं कभी कभी। टेस्ट में बोले थे तो सुन लीजिए। कल बिट्टू सर पटना से बाहर हैं, पटना से बाहर जा रहे हैं, लेकिन कल रात तक आ जाएंगे। तो परसों उनका क्लास है, परसों उनका क्लास होगा, परसों उन्हीं का क्लास है आपके बैच में, परसों उनका क्लास है आपके बैच में होगा, ठीक है? और जाएंगे आएंगे, कोई काम है जरूरी। तो कल बिट्टू सर का क्लास आपके बैच में। कल आपका छुट्टी है। छुट्टी में क्या करना है? टेस्ट और होने वाला था बायोलॉजी का। कब? इसी वीक? अगले? अच्छा इस वीक होना होता तो ले लेते 30 को। हाँ ठीक है, वही जो भी है। तो कल आपको क्या करना है पता है? घर पे बैठ के पूरा का पूरा कीजिएगा ना? सबको मम्मी कसम कीजिएगा ना? पक्का? ठीक है। और फिर परसों जो है बिट्टू सर का क्लास है, और फिर सैटरडे है। सैटरडे को तो मेरा ही है। सैटरडे को ऐसे तो ईद है, लेकिन फिर भी आपका बैच थोड़ा सा पीछे है, तो इसलिए मेरा क्लास होगा। देखिए कोई बैच डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका बैच डिस्टर्ब ना हो। अगर कल मेरा फाउंडेशन बैच नहीं होता तो हम आपके बैच में क्लास ले लेते, लेकिन फाउंडेशन बैच को भी पढ़ाना जरूरी है, ठीक है? कैसे छुट्टी कर देंगे? ऐसे थोड़े छुट्टी कर देंगे। कहा आप पैसा दिए, झुटका दिया है, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। तो कल आपका क्लास नहीं है, ध्यान से याद रखिएगा। कल सिलेबस का रिवीजन कर लीजिएगा। कोई भी एक चीज, बायोलॉजी का टेस्ट होना, बायोलॉजी का ही रिवीजन कर लीजिएगा। क्लियर? आइए होमवर्क सबकी बात करते हैं। चलिए अब आगे जो है आज से कम होमवर्क देंगे, आज से कम देंगे, ठीक है? हाँ 50 से 50 देंगे, 50 देंगे। चलिए इसमें अगला होमवर्क है, सुनिए।
119। इसमें पलटिए पेज नंबर 119। इसमें पलटिए पेज नंबर 119। पेज नंबर 119। पेज नंबर 119। ठीक है, पलट लिए। देख रहे हैं, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, परीक्षा तिथि 22/12/2019, प्रथम पाली, 2446 प्रथम सीटिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, यहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 में है कौन सी एक यूएसए का स्थानीय पवन है, कौन सा एक यूएसए का स्थानीय पवन है, चिनूक क्या है। तो 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक इतना हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा ना, क्या दे दीजिए, इतना हो जाएगा ना, है 50 को कर लीजिएगा ना आप लोग, हाँ 50 को कर लीजिएगा। ठीक है, आगे होमवर्क पूछते हैं। अब जवाब दीजिए गुरुजी लोग। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहां है? गुजरात में ना। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948 में ना। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जीव विज्ञान का पिता अरस्तु ना। ऊर्जा का स्तूप कैसा होता है? हमेशा सीधा ना। संसद की प्रकलन समिति कैसी समिति? अस्थायी ना। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य? फ्लोरीन। किसका? फ्लोरीन ना। चलिए, इसमें अगला होमवर्क दे दिया है ना। देखिए एगो बात बताते हैं, जैसे सुबह 8 से 10 में टेस्ट चलता है ना, हो उसमें 100 क्वेश्चन डेली करवाते हैं ना, और हमको लगता है कि देखिए अगर आपका ऑफलाइन एडमिशन नहीं हुआ है तो फिर भी ऑनलाइन भी लेकर के जो है पर डे 100 क्वेश्चन आपको करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए मेरे ख्याल से, हमको ऐसा लगता है। अब आप क्या सोचते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहिएगा कि सर आप बेच दिए हैं, आप तो अपना मार्केटिंग करें, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप तो कहबे कीजिएगा सब आइए, ठीक है, हम तो कहबे करेंगे, बात भी सही है, जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन जितना भी टॉपर है हमसे तो मिलने आता है, आपसे थोड़े मिलने आएगा, हमसे पढ़ के टॉप किया तो मिलने आएगा ना। तो हम पूछते हैं, सेट के विषय में जरूर बोलता है, या आप ही का कोई सफल हुआ लोग होगा किसी भी क्षेत्र में, उसको पूछिएगा सेट का क्या महत्व है, जरूर बोलता होगा। तो आपको सेट देना चाहिए। अगर ऑफलाइन एडमिशन नहीं हुआ है तो ऑनलाइन ही सेट दीजिए, लेकिन सेट जरूर दीजिए, ठीक है। ये मेरा आपसे पर्सनल निवेदन है। और उस सेट में क्या रखे हैं जानते हैं? उस सेट में रखे हैं 20 सेट होने के बाद टोटल 20 सेट मिलाकर के एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन तैयार होगा, उसमें जो टॉप करेगा, लड़का में जो टॉप करेगा और लड़की में जो टॉप करेगा, उसके 1 महीना का खर्चा हम उठाएंगे। और ये पर मंथ कोई ना कोई होते रहेगा। एक तो 8 से 10 वाले टेस्ट में पहला मंथ में ये है। इसके बाद इस बुक से जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इस बुक से जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, हर बैच 3 बैच है दरोगा का, तीनों बैच के बच्चा को ये क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो इस क्वेश्चन बैंक से ही वैसा ही एक टेस्ट होगा, और इस टेस्ट में भी जो बच्चा टॉप करेगा उसको 5,000 रुपया देंगे, और जो लड़की टॉप करेगा उसको भी 5,000 रुपया देंगे, यानी 1 माह का खर्च देंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो ये टेस्ट आप मान करके चलिए, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादातर डिस्कशन से थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन रहेगा डिस्कशन से भी, समझे। ये टेस्ट आप मान करके चलिए, ये अप्रैल लास्ट है, मई लास्ट होते होते हमको लगता है ये खत्म हो जाएगा, होमवर्क खत्म हो जाएगा, इसका क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा मई लास्ट होते होते। तो आप मान करके चलिए मई लास्ट में इसका एक टेस्ट होगा। पहला प्राइज है 5,000 रुपया, एक लड़का एक लड़की। अगर 5 लड़का टॉप कर गया, एक रैंक पे 5 को आ गया, तो 5 को देंगे 5,000 रुपया, समझ गए। तो मेहनत कीजिए, लगे रहिए, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और हमको रिजल्ट चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, दोनों आदमी कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे ना, आपका भी जीवन और भविष्य बेहतर रहेगा, और मेरा भी जीवन और भविष्य बेहतर रहेगा। मेरा तो जीवन भविष्य बेहतर हो चुका है, हम लिख करके दे सकते हैं। सबसे ज्यादा रिजल्ट मेरे संस्थान से होगा, हम लिख करके दे सकते, अभी दे सकते हैं, जबकि अभी सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है। रिजल्ट कैसे लिया जाता है वो पता है हमको, आप लोग काहे चिंता करते हैं। सिर्फ मेरा बात मानिए ना जी, रिजल्ट का क्या औकात की रिजल्ट ना होगा। हाँ चलिए, अब घटना चक्र में कहां तक हो गया है? 10 नंबर हो गया है। आगे है सिंचाई एवं नहर। सिंचाई एवं नहर में देखिए, घटना चक्र में सोचे हैं 50 को क्वेश्चन देंगे, उससे ज्यादा ना देंगे, ताकि आप देखिए घटना चक्र में जो है ना, पूर्वावलोकन में जो है क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, डिस्कशन के चक्कर में आप मत पढ़िए। क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, डिस्कशन के चक्कर में आप मत पढ़िए, ठीक है। हाँ, घटना चक्र में, पूर्वावलोकन में भूगोल करवा रहे हैं, इसमें देख लेते हैं नहर में कितना क्वेश्चन है 36 है, रहने दीजिए। तो अगला चैप्टर है सिंचाई एवं, अगला चैप्टर है पूर्वावलोकन में सिंचाई एवं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 पूर्वावलोकन भूगोल, चैप्टर नंबर 11 सिंचाई। और देखिए 50 क्वेश्चन वहां से हो गया, 50 क्वेश्चन यहां से, 100 क्वेश्चन का ही नहीं कीजिएगा आप, इससे भी कम करे, इतना ठीक है ना। हाँ कम कहिएगा तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत।
देखिए पूर्वावलोकन में बार बार कहते हैं, देखिए पूर्वावलोकन से क्यों होमवर्क देते हैं जानते हैं? हमने देखा है, हमने पाया है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों मिला करके लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूर्वावलोकन से सीधे तौर पर ऑप्शन के साथ दे देता है। बस यही कारण है कि पूर्वावलोकन हम आपको होमवर्क में करवाते हैं और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ही मूल तौर पर करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन आता है इस बुक से। इस बुक को आप गंभीरता से ले, आप इस बुक को हल्के में ना ले, ये क्वेश्चन बैंक है, करना है। ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए। हाँ। भोजपत्र वृक्ष कहां मिलता? हिमालय में। कत्था बनाने हेतु तो किस? खेरना, खेरना पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन। वन, वन जंगल की आग किसे कहते हैं? ब्यूटिया मोनोएस्पर्मा, ब्यूटिया मोनो, जंगल की आग किसे कहते हैं? ब्यूटिया मोनोएस्पर्मा। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा? पश्चिमी। लीसा प्राप्त होता है चीर के वृक्ष। लीसा किससे प्राप्त होता है? चीर के। कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार। कौन? देवदार ना। क्लियर है? चलिए, इसमें इस चैप्टर में जो चैप्टर से पूछ रहे थे उसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पहले आईएएस प्री 2002 में पूछा है और ये बिहार दरोगा भी पूछा है, तो आईएएस प्री का भी कुछ क्वेश्चन सीधे तौर पर उठा करके पूछता है। तो इस बुक को आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? और सब बढ़िया? और सब बढ़िया है ना? हाँ, सुनिए, सुनिए ना, एक और बात बताते, सुनिए महाराज। देखिए, ऑफलाइन वालों के लिए ये बात बता रहे हैं आपको, जो है एक लेटर बॉक्स लगवा रहे हैं कोचिंग में, ठीक है? एक लेटर बॉक्स लगवा रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन डाउट होता है, बहुत लड़का शर्मिला होता है, एक वजह ये है। दूसरा, हम जो है मोबाइल चलाना छोड़ दिए हैं, मोबाइल है लेकिन उसमें सिम ना है, ठीक है? तो इसलिए जो है आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो सूचना हमको मिल जाएगा और तुरंत मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो ऑफलाइन लोग हैं, जो शर्मिले टाइप के हैं, वो क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट आकर नहीं पूछते हैं, आपका प्रॉब्लम ही रह जाता है। तो इसको लेकर के जो है कुछ सोच रहे हैं कि हर सप्ताह जो है एक तो आपका प्रॉब्लम दूर होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम में नहीं रहना है, ठीक है? प्रॉब्लम से निकलना है, तभी आप बेहतर बन पाइएगा। तो लेटर बॉक्स लगवा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो आप अपना लिख के दे दीजिएगा। हमको जैसे टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा, हम लिखवा करके जो है, आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा, लिखवा करके उसका ऑथेंटिक सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। समझिए, ऑथेंटिक सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, दुनिया में, संसार में जो है ना, टोटल चीज स्वार्थ पे टिका हुआ है। टोटल चीज स्वार्थ पे टिका हुआ है। जब तक आपका यूज हो सकता है तब तक आपको यूज किया जा सकता है। जैसे ही आपका काम खत्म वैसे ही आप खत्म। तो आज कलयुग नहीं, घोर कलयुग है। तो कुछ चीजों से आप बचिए और सिर्फ अपने विषय में सोचिए, अपनी सफलता के विषय में सोचिए, स्वयं के आगे बढ़ने के विषय में सोचिए। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। और अगर जीवन में आगे नहीं बढ़ना है तो फिर आप अपना किसी का चमचागिरी करते रहिए, किसी लड़की का पीछा करते रहिए, या जो भी मन है वो आप करते रहिए। तो इस प्रकार का काम जो है आप नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, दूसरा कुछ नहीं है। पढ़िएगा तभी आपकी तकदीर बन सकती है, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। समझ गए? और लड़की लोग को सलाह ये है, देखिए, माँ बाप बड़ी उम्मीद और भरोसा के साथ आपको भेजा है पटना। आप उस उम्मीद और भरोसा को तोड़िए नहीं। जानते हैं, जब भरोसा टूटता है ना तो आवाज नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो माँ बाप के भरोसा पर खड़े उतरिए। और बार बार कहेंगे, आज क्लास के दौरान भी बोले हैं, लड़की के लिए उसका इज्जत ही सबसे बड़ा चीज होता है। समझ गए? सबसे बड़ा चीज आपके लिए आपका इज्जत होता है। तो इसको संभालिए आप, समझे? अब ये नहीं पटना आ गए हैं, स्वतंत्र हैं तो कुछ भी करने लगे। तो ऐसा मत कीजिए कि खुद भी शर्मिंदगी महसूस हो और गार्जियन को भी शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो धन्यवाद सभी लोगों का। इसे मिलते हैं अगले क्लास में।